जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, कौन सी 3 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसकी जानकारी देता हूं। जैसा कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, आ गई सितंबर की पेंशन अपडेट। सितंबर की पेंशन क्या बढ़कर मिलेगी? क्या सितंबर की पेंशन में DADR 58% मिलेगा? इसकी भी जानकारी आगे दूंगा। इस बार 30 सितंबर को पेंशन मिलेगी। सितंबर की पेंशन से पहले लाइफ सर्टिफिकेट भरना शुरू। जी हां दोस्तों, फिर दोस्तों मैं आपको जानकारी दूंगा लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में। कुछ पेंशनर्स सितंबर के महीने में अपना लाइफ सर्टिफिकेट भरेंगे इस फर्ज पे। तो दोस्तों क्या आपको भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट भरना है सितंबर के महीने में? एक छोटी सी अपडेट दूंगा लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों एक पेंशनर है जिनका रैंक है हवलदार, उनके बेटे ने मुझे कमेंट किया, मैसेज किया मेल पर, क्या मेरे पिताजी को नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी? MACP का क्या क्राइटेरिया है? MACP का क्या रूल है? तो दोस्तों उनके सवाल का भी मैं जवाब दूंगा, बताऊंगा रूल के बारे में। क्या हवलदार नायब सूबेदार की पेंशन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, कार्रवाई बताऊंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा 8 CPC और 7 CPC की टाइमलाइन, समय सीमा। जी हां दोस्तों, मैं 7 CPC की टाइमलाइन के बारे में जिक्र करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा 8 CPC की टाइमलाइन के बारे में। तो दोस्तों बस यही जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कि 34.1% ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं जो बिना चैनल सब्सक्राइब किए ही वीडियो देख रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारियां उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। तो दोस्तों मैं आपसे अपील कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट करते हैं या फिर वीडियो देखते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी जानकारियां, इंफॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप मेरे आगे आने वाले वीडियो को देख पाए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चैनल सब्सक्राइब करने के और वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने। साथ ही साथ दोस्तों जो ये परसेंटेज है 34.1%, इसे बढ़ाकर आप 100% करिए चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको रियल जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां ही दी जाएंगी, वो भी डॉक्यूमेंट प्रूफ पे। चलते हैं दोस्तों, अब जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, हवलदार के बेटे का ईमेल आया मेरे पास। बेटे ने कहा पिताजी को MACP की नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? अगर मिलेगी तो क्या कार्रवाई करनी पड़ेगी? जी हां दोस्तों, अभी ये पेंशन ले रहे हैं एक हवलदार की, कितनी? 24,763। और दोस्तों इनकी लेंथ ऑफ सर्विस है 24 साल। अभी ये पेंशन ले रहे हैं 1 जुलाई 2024 से 24,763। अब दोस्तों ये कह रहे हैं क्या मुझे नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी? और दोस्तों मैं आपको इनके बेटे का कमेंट भी दिखा देता हूं। दोस्तों ये ईमेल किया है इनके बेटे ने। बेटे ने पूछा है कि MACP मेरे फादर को मिलेगी या नहीं मिलेगी नायब सूबेदार की। दोस्तों इन्होंने मुझे अपना PPO भी भेजा था। दोस्तों जब मैंने इनका PPO चेक किया तो मैंने पाया कि ये रिटायर हो गए 31 जुलाई 2006 को, यानी 1/1/2006 के बाद। और दोस्तों इनकी सर्विस भी पूरे 24 साल 2 दिन है। हालांकि अभी ये हवलदार की पेंशन ले रहे हैं 24,763, और दोस्तों इनको मिलेगी पेंशन 26,825, यानी MACP नायब सूबेदार की पेंशन इनको मिलेगी। तो दोस्तों मैंने इनको कार्रवाई बता दी है। कार्रवाई करने के भी 2 से 3 तरीके हैं। पहली कार्रवाई आप कर सकते हैं CP ग्राम के थ्रू। CP ग्राम में ऑनलाइन कंप्लेंट डाल दीजिए, आपकी कंप्लेंट चली जाएगी रिकॉर्ड ऑफिस के पास। रिकॉर्ड फिर आपका पार्ट 2 ऑर्डर करेगा, फिर दोस्तों आपका केस वो प्रोसेस करेगा। अगर CP ग्राम के थ्रू आपकी शिकायत दूर नहीं होती तो दोस्तों दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा तरीका है सीधा चले जाइए सोल्जर बोर्ड। जी हां दोस्तों, सोल्जर बोर्ड जाके एक एप्लीकेशन है MACP लेने की, वो भरकर नीचे साइन करके जिला सैनिक बोर्ड से अटेस्ट करा के उस एप्लीकेशन को रिकॉर्ड को भेज दीजिए। तो इस तरीके से भी आप MACP ले सकते हैं। फिर दोस्तों आप CGDA को भी एक कंप्लेंट डाल सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगर तब भी कार्रवाई नहीं होती तो आप सीधा
CP ग्राम के थ्रू CGDA को कंप्लेन करें, तब भी दोस्तों आपकी शिकायत सीधा रिकॉर्ड के पास जाएगी। जो CGDA है वो पूरा मैटर उठा के रिकॉर्ड को भेजेगा, तो रिकॉर्ड फिर आपका पार्ट 2 ऑर्डर करेगा। यानी 2 से 3 तरीके हैं जिस बेस पर आप MSCP ले सकते हैं। इनको MSCP मिलेगी नायब सूबेदार की। मैंने इनको पूरी कार्रवाई समझा दी है। जी हाँ दोस्तों, मैंने इनको 3 स्टेप बता दी है। पहला स्टेप अगर नहीं होता पूरा तो दूसरा स्टेप फॉलो करेंगे, दूसरा स्टेप फॉलो नहीं होता तो फिर तीसरा स्टेप फॉलो करेंगे। यानी आपके पास तरीके होने चाहिए कंप्लेंट डालने के, जिस बेस पर आपको कोई दिक्कत ना हो और आपको MSCP मिल जाए। तो दोस्तों इनको MSCP नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी, साथ ही साथ पूरा एरियर भी मिलेगा रिटायरमेंट के बाद का। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इनकी पेंशन हो जाएगी 26,825। तो दोस्तों अगर आपको भी कोई दिक्कत है MSCP से जुड़ी, ACP से जुड़ी, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प कर सकूंगा। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। स्पर्श पेंशनर्स लाइफ सर्टिफिकेट भरना शुरू कर दीजिए। जिन पेंशनर्स की लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। जी दोस्तों स्पर्श समय समय पर एडवाइजरी जारी करता रहता है। स्पर्श बताता रहता है कि भैया आपका लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू है सितंबर के महीने में, या फिर अक्टूबर के महीने में, या फिर नवंबर के महीने में, ताकि आप लाइफ सर्टिफिकेट सही समय पर जमा कर दें और आपकी पेंशन रुके नहीं। तो दोस्तों स्पर्श बीच बीच में एडवाइजरी जारी करता है और आपको बताता है कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू है सितंबर के महीने में। अब दोस्तों काफी ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू है 30 सितंबर को। तो दोस्तों वो पेंशनर्स अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर रहे हैं 1 सितंबर से। यानी आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर देना है 30 सितंबर से पहले। जिनकी ड्यू डेट है 30 सितंबर, मैं उन पेंशनर्स की बात कर रहा हूं जिन पेंशनर की लाइफ सर्टिफिकेट भरने की ड्यू डेट 30 सितंबर है, उनको भरना है लाइफ सर्टिफिकेट सितंबर में। जिनकी ड्यू डेट अक्टूबर में है तो फिर वो अक्टूबर में भरेंगे। जिनकी ड्यू डेट नवंबर में है तो फिर वो नवंबर में भरेंगे। तो एक बार स्पर्श पे लॉगिन करके अपनी ड्यू डेट चेक कर लीजिए कि आपकी लाइफ सर्टिफिकेट भरने की ड्यू डेट क्या है। तो दोस्तों अगर आप लाइफ सर्टिफिकेट टाइम पे भरेंगे तो आपकी पेंशन रुकेगी नहीं, कंटिन्यू चलती रहेगी। हालांकि जिनकी ड्यू डेट 30 सितंबर है, अगर वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट नहीं भी भरते तो सितंबर की पेंशन तो उनको मिल जाएगी, लेकिन आगे चलकर उनकी पेंशन रुक सकती है। तो दोस्तों लाइफ सर्टिफिकेट भरना आपकी जिम्मेवारी है। ड्यू डेट चेक करिए और लाइफ सर्टिफिकेट जरूर भरिए। तो दोस्तों ये तो मैंने बात बताई लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में। जिन पेंशनर्स की ड्यू डेट 30 सितंबर है तो पेंशनर्स अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं स्पर्श पे, DLC के माध्यम से या फिर मैनुअल तरीके से। सितंबर की पेंशन रुकेगी नहीं, लेकिन आगे आने वाले महीनों की पेंशन रुक सकती है अगर आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करते। सितंबर की पेंशन आपको मिलेगी 30 सितंबर को। जी हाँ दोस्तों, सितंबर की पेंशन की मैंने आपको अपडेट दे दी। सितंबर की पेंशन आपको मिलेगी 30 सितंबर को, मंगलवार के दिन, ट्यूसडे वाले दिन। और दोस्तों सितंबर की पेंशन आपको मिलेगी DADR 55% के साथ। कुछ पेंशनर्स कह रहे थे क्या सर सितंबर की पेंशन 58% DADR के साथ मिलेगी? जैसे कि दोस्तों मैंने थंबनेल में भी लिखा हुआ है, 58% नहीं 55% के साथ आपको सितंबर की पेंशन मिलेगी। और दोस्तों भारत सरकार जो घोषणा करेगी जुलाई से बढ़ने वाले DADR की, वो करेगी दिवाली से पहले। तो सितंबर की पेंशन तो आपको मिल जाएगी 55% DADR के साथ। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। 7th पे कमीशन की टाइमलाइन, समय सीमा और स्टेप समझिए। 7 CPC की तुलना में सरकार 8 CPC पर कुछ भी नहीं कर रही है। सरकार इस समय बहुत पीछे है काम करने के मामले में। देखिए रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों एक रिपोर्ट मैं आपको समझाऊंगा और ये रिपोर्ट है 7th पे कमीशन टाइमलाइन। दोस्तों 7 CPC की जब घोषणा हुई थी तो सरकार ने जल्द से जल्द 7 CPC पे काम किया था और उतनी जल्दी रिपोर्ट दी थी 7 CPC की। लेकिन दोस्तों अगर आप 7 CPC के मुकाबले 8 CPC को देखें तो दोस्तों 8 CPC पे सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। बहुत ही धीरे तरीके से कीड़े की चाल चल रही है सरकार। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको 7 CPC की टाइमलाइन समझा देता हूं। हाउ टू प्रोसेस मूव्ड स्टेप बाय स्टेप। 7 CPC आपको मिला कैसे था, फिर मैं आपको कंपैरिजन समझाऊंगा।
द सेवंथ सेंट्रल पे कमीशन शो अस हाउ टू होल्ड प्रोसेस नॉर्मली वर्क। कैसे प्रोसेस हुआ था 7 CPC? पहले हुई थी अनाउंसमेंट सितंबर 2013 में। गवर्नमेंट सेड ए न्यू पे कमीशन विल बी सेटअप। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने कहा था कि हम 7वां वेतन आयोग लागू करेंगे। अनाउंसमेंट हुआ था सितंबर 2013 को। फिर दोस्तों टर्म ऑफ रेफरेंस रिलीज हो गए थे 7 CPC के फरवरी 2014 में। 5 मंथ लेटर, 5 महीने के बाद, तुरंत 5 महीने के बाद 7 CPC के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी कर दिए गए थे, जिसमें अध्यक्षों की नियुक्ति लिखी थी, साथ ही साथ मेंबर्स की नियुक्ति लिखी थी। लेकिन दोस्तों अगर आप कंपेयर करें 8 CPC के, तो दोस्तों 8 CPC में अभी तक टर्म ऑफ रेफरेंस जारी नहीं करे गए हैं। 7 CPC में 5 महीने लगे थे सरकार को टर्म ऑफ रेफरेंस देने में। अब दोस्तों 8 महीने बीत गए हैं, सितंबर शुरू हो गया है, लेकिन सरकार ने अभी तक 8 CPC के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी नहीं करे। तो दोस्तों आप खुद ही देख रहे हैं कि सरकार का कामकाज 8 CPC पे कितना पीछे है 7 CPC के मुकाबले। टर्म ऑफ रेफरेंस वर शेयर्ड, दिस गेव द कमीशन इट्स रूल बुक। टर्म ऑफ रेफरेंस जारी कर दिए थे 7 CPC के फरवरी 2014 में। फिर चेयरमैन अपॉइंट हुए थे मार्च 2014 में। जी हां दोस्तों, चेयरमैन अपॉइंट हो गए थे मार्च 2014 में। जस्टिस A.K. माथुर वॉज मेड चेयरपर्सन क्विकली आफ्टर टर्म ऑफ रेफरेंस। जैसे ही टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करे गए, वैसे ही सरकार ने चेयरपर्सन नियुक्त कर दिए 7 CPC के, जिसका नाम था जस्टिस A.K. माथुर। फिर रिपोर्ट सबमिट हुई नवंबर 2015 में। ये मैं 7 CPC की बात कर रहा हूं। रिपोर्ट सबमिट हुई नवंबर 2015 में। आफ्टर ऑलमोस्ट 2 years ऑफ स्टडी एंड मीटिंग, द रिपोर्ट वॉज हैंडेड टू गवर्नमेंट। जी हां दोस्तों, पे कमीशन बैठा 7 CPC का और उसने टाइम लिया, 7 CPC की रिपोर्ट बनाई, रिकमेंडेशन बनाई और कुछ टाइम बाद वो रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। 2 years लगे दोस्तों स्टडी और मीटिंग करने में और रिपोर्ट जनरेट करने में। फिर कर दिया इंप्लीमेंटेशन, जनवरी 2016 से फिर इंप्लीमेंट कर दिया गया 7 CPC। गवर्नमेंट अप्रूव मोस्ट रिकमेंडेशन, न्यू पे स्केल स्टार्टेड। 1/1/16 से आपको फिर फायदा दिया गया 7 CPC का। बिकॉज द टर्म ऑफ रेफरेंस केम अर्ली, द कमीशन कुड वर्क स्मूथली एंड फिनिश फास्टर। जी हां दोस्तों सब कुछ टर्म ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड है। इन्होंने एक बात कही है कि जितनी जल्दी टर्म ऑफ रेफरेंस मिलेंगे 8 CPC के, तभी दोस्तों पे कमीशन काम कर सकेगा 8 CPC पे। तभी दोस्तों वो जल्दी तरीके से, फास्टर तरीके से काम कर सकेगा। जब तक टर्म ऑफ रेफरेंस जारी नहीं करे जाएंगे, जब तक दोस्तों पे कमीशन नहीं बैठेगा। तो सबसे पहले दोस्तों टर्म ऑफ रेफरेंस जल्द से जल्द जारी करे जाएं भारत सरकार के जरिए, ताकि दोस्तों पे कमीशन बैठे और फिर वो काम करे 8 CPC पर, जल्द से जल्द काम करे। इन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक टर्म ऑफ रेफरेंस नहीं मिलेंगे, जब तक दोस्तों पे कमीशन बैठेगा नहीं। तो सबसे पहले टर्म ऑफ रेफरेंस जारी किए जाएं, उसके बाद चेयरपर्सन की नियुक्ति हो, फिर 8 CPC पे काम शुरू। ठीक इसी तरीके से जैसे 7 CPC में हुआ था। हालांकि दोस्तों 7 CPC में जो काम हुआ वो सिस्टमेटिक हुआ था, जल्द हुआ था, भले ही बाद में घोषणा कर दी गई थी, लेकिन उसके मुकाबले 8 CPC में कुछ भी नहीं हो रहा। अभी तक तो टर्म ऑफ रेफरेंस मिल जाने चाहिए थे 4 से 5 महीने बाद, अब तो दोस्तों पूरे 8 महीने बीत गए हैं, सरकार का कुछ पता नहीं। ये प्रॉब्लम है गवर्नमेंट की। तो दोस्तों ये मैंने आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दी, कंपैरिजन समझाया 7 CPC और 8 CPC के काम का। वैसे कुछ हुआ नहीं है 8 CPC पे काम तो दोस्तों ये सब जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई है। बाकी दोस्तों आपके अपने विचार क्या हैं, आप क्या समझते हैं सरकार के इस रवैये से, जरा कमेंट करके बताइएगा, अपने सुझाव बताइएगा। जो भी आप समझना चाहते हैं या फिर दोस्तों आप बोलना चाहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों ऐसी जानकारियां मिलती रहेंगी आपको इस चैनल के माध्यम से। रियल जानकारी है, ऑथेंटिक जानकारी है। ऐसी जानकारियां पाने के लिए, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पाने के लिए, एडवांस जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।